नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 24 अप्रैल 2026, दिन शुक्रवार और आज की हिंदी तिथि है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी। तो दोस्तों अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये दिन गाँव में लोकल गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए मनाया जाता है, यानी जो फैसले सीधे लोगों से जुड़े होते हैं उनमें जनता की भागीदारी बढ़े, यही इसका मकसद है। और आज भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। उनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। उनकी बैटिंग के रिकॉर्ड्स ने उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बना दिया। और साल 1974 में आज ही के दिन प्रसिद्ध हिंदी कवि रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। उनकी कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस को लेकर एक बड़ा डिप्लोमेटिक इवेंट सामने आया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अफ्रीकन एम्बेसडर्स के साथ मिलकर फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया। इस अपकमिंग समिट का उद्देश्य है इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप को और मजबूत बनाना और फ्यूचर ओरिएंटेड कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप अफ्रीकन प्रायोरिटीज के अनुसार आगे बढ़ रही है। डिजिटल, फिनटेक और इनोवेशन जैसे सेक्टर्स में कोलैबोरेशन तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर एलियंस, ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलियंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस जैसी इनिशिएटिव्स में भी इंडिया और अफ्रीका मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इंडिया ने अफ्रीका की ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव को सपोर्ट किया, जिसका उदाहरण है G20 में अफ्रीकन यूनियन का शामिल होना। साथ ही इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रेजेंस अफ्रीका में लगातार बढ़ रहा है, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को दिखाता है। अब बात करते हैं इंडिया यूके रिलेशंस की। तो एस जयशंकर ने यूके के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जोनाथन पावेल से न्यू दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी इशूज और इंडिया यूके कोऑपरेशन को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। देश भर में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार ने बड़ी समीक्षा की है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने न्यू दिल्ली में एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर रिव्यू मीटिंग की। मिनिस्टर ने बताया कि हर प्रोजेक्ट को डिजिटल और रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि सभी प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे हो सकें। उन्होंने खास तौर पर कहा कि रिमोट और चैलेंजिंग एरियाज में बन रहे एयरपोर्ट्स रीजनल कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगे और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देंगे। राम मोहन नायडू ने यह भी कहा कि आज इंडियन एयरपोर्ट्स इंजीनियरिंग एक्सीलेंस का बेंचमार्क बन चुके हैं, जहां टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी का बेहतर इंटीग्रेशन देखा जा रहा है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को दिया, यानी आने वाले समय में इंडिया का एविएशन सेक्टर और तेजी से ग्रो करने वाला है। वेस्ट एशिया टेंशन के बीच इंडिया ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने बताया कि क्षेत्र में सभी इंडियन शिपरर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग के माध्यम से अब तक 2680 से ज़्यादा भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी कराई गई है, जिसमें पिछले 24 घंटों में ही 65 नाविक शामिल हैं। इसके अलावा देश भर के सभी पोर्ट्स पर ऑपरेशंस नॉर्मल है और कहीं भी कंजेशन की कोई खबर नहीं है। यानी ग्लोबल टेंशन के बावजूद इंडिया ने मैरीटाइम सेक्टर में सेफ्टी और स्मूथ ऑपरेशंस दोनों बनाए रखे हैं। वेस्ट एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडिशनल सेक्रेटरी असीम आर महाजन ने बताया कि सरकार गल्फ और वेस्ट एशिया की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए है और भारतीय समुदाय की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए एक स्पेशल कंट्रोल रूम सक्रिय किया गया है और इंडियन मिशंस 24/7 हेल्पलाइंस, एडवाइजरीज और कोऑर्डिनेशन के जरिए नागरिकों की मदद कर रहे हैं। अब फ्लाइट ऑपरेशंस की बात करें तो 28 फरवरी से अब तक लगभग 12 लाख से ज़्यादा यात्री भारत लौट चुके हैं। यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान और बहरान से एडिशनल फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। हालांकि कुछ एयर स्पेसेज अभी भी रिस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन अल्टरनेटिव रूट्स भी तैयार किए गए हैं, जैसे ईरान से अर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते। मिशंस लगातार स्टूडेंट्स, सीफरर्स और अन्य भारतीय नागरिकों की इवैक्यूएशन और कंसुलर सपोर्ट में मदद कर रहे हैं। यानी ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा और वापसी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह सक्रिय और तैयार है। एलपीजी सप्लाई को लेकर सरकार की तरफ से एक अहम अपडेट सामने आया है।
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि अप्रैल महीने में 1,40,000 टन से ज़्यादा कमर्शियल एलपीजी की बिक्री हुई है। यह एलपीजी खास तौर पर ढाबाज और होटल्स और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जैसे स्टील और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में इस्तेमाल हुआ। इससे साफ है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद कमर्शियल एक्टिविटीज़ में सप्लाई चेन स्टेबल बनी हुई है, यानी एलपीजी सप्लाई इकोनॉमी के की सेक्टर्स को लगातार सपोर्ट कर रही है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है। भारत की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक खास पहल सामने आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक कला से जुड़े कलाकारों से मुलाकात की और उनके आर्ट वर्क्स को करीब से देखा। इस मौके पर टोटल 13 कलाकार कावी, निर्मल, मातानी पचेड़ी और गोंड जैसी विभिन्न पारंपरिक कला शैलियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये सभी कलाकार राष्ट्रपति भवन के आर्टिस्ट इन रेसिडेंस प्रोग्राम के तहत वहां ठहरे हुए हैं। इस प्रोग्राम का उद्देश्य है भारत की समृद्ध आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को बढ़ावा देना, कल्चरल आइडेंटिटी को संरक्षित करना और नई पीढ़ी को इंस्पायर करना। यानी ये पहल भारत की जीवित कला परंपराओं को एक नई पहचान और मंच देने का प्रयास है। जर्मनी के मुनीच में आयोजित डिफेंस इन्वेस्टर समिट से एक बड़ी खबर सामने आई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडियन और जर्मन डिफेंस इंडस्ट्री लीडर्स को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में इंडिया ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए बड़े रिफॉर्म्स किए हैं और आज इंडिया इन्वेस्टमेंट के लिए एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन चुका है। उन्होंने जर्मन कंपनीज को इंडिया के साथ को डेवलप और को प्रोड्यूस करने का निमंत्रण दिया, खास तौर पर निच टेक्नोलॉजीज में एडवांस्ड रडर और सेंसर टेक्नोलॉजी, एआई इनेबल्ड अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स और हाई पावर अंडर वाटर ट्रांसमीटर्स। राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती और स्टेबल इकोनॉमीज में से एक है, जिसके पास मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन है। उन्होंने यह भी बताया कि डिफेंस सेक्टर इंडिया के डेवलप्ड नेशन बनने के लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसे इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी के केंद्र में रखा गया है। साथ ही इंडिया जर्मनी डिफेंस रिलेशंस अब तेजी से मजबूत हो रहे हैं, जहां फोकस है को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर। यानी इंडिया ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत और कतर के रिलेशंस को लेकर एक अहम बातचीत सामने आई है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कतर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन ट्रेड अफेयर्स अहमद बिन मोहम्मद अल सायद के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने, इन्वेस्टमेंट टाइज को मजबूत करने और सप्लाई चेन रेजिलियंस को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने कहा कि इंडिया और कतर आने वाले समय में अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और गहरा करेंगे। यानी यह बैठक दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड ग्रोथ को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता एक बार फिर सामने आई है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बी श्रीनिवासा वर्मा ने विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 से ही वीमेन एम्पावरमेंट को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि सरकार वीमेन्स रिजर्वेशन बिल के जरिए महिलाओं को विधानसभाओं और संसद में 33% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। मिनिस्टर ने कहा कि एनडीए सरकार ने 2023 में एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस के बाद इस बिल को संसद में पेश किया था। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी राजनीतिक कारणों से बिल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बी श्रीनिवासा वर्मा ने यह भी कहा कि देश भर की महिलाएं इस बिल का समर्थन कर रही हैं और इसके जल्द लागू होने की उम्मीद कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए कई वेलफेयर स्कीम्स शुरू की हैं और आंध्र प्रदेश में भी एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण पर काम कर रही है। डेलिमिटेशन को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि साउदर्न स्टेट्स के साथ अन्याय की बात सिर्फ भ्रामक प्रचार है। यानी सरकार महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। देशवासियों के लिए एक बार फिर मन की बात का इंतजार खत्म होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल 2026 रविवार को सुबह 11 बजे अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश और विदेश के लोगों से संवाद करेंगे। यह इस कार्यक्रम का 133वां एपिसोड होगा। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी, दूरदर्शन, AIR न्यूज़ वेबसाइट, न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। साथ ही यूट्यूब पर भी एयर न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और I&B मिनिस्ट्री के चैनल्स पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी ब्रॉडकास्ट के बाद आकाशवाणी इसे रीजनल लैंग्वेजेज में भी प्रसारित करेगा। यानी इस रविवार को एक बार फिर PM मोदी देशवासियों से सीधे जुड़ते नजर आएंगे।
क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE 15 मई 2026 से सेकेंड फेज एग्ज़ाम आयोजित करेगा। यह एग्ज़ाम खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सभी पास स्टूडेंट्स साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेजेज में से किसी भी 3 सब्जेक्ट्स में परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं। CBSE ने पहले मेन एग्ज़ाम का रिजल्ट 15 तारीख को जारी किया था और अब स्टूडेंट्स को सेकंड चांस दिया जा रहा है। ये पहल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत है, जिसका उद्देश्य है एग्ज़ाम स्ट्रेस कम करना और स्टूडेंट्स को उसी एकेडमिक ईयर में बेहतर करने का मौका देना। यानी अब स्टूडेंट्स के पास अपने रिजल्ट सुधारने का एक और बड़ा अवसर है। असेंबली इलेक्शंस में वोटिंग टर्नआउट को लेकर एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक वेस्ट बंगाल में शाम 5 बजे तक 89.93% का ज़बरदस्त मतदान दर्ज हुआ। वहीं तमिलनाडु में भी 82.24% टर्नआउट देखने को मिला। वेस्ट बंगाल ने एक बार फिर हाई वोटर पार्टिसिपेशन में बाजी मारी है। दक्षिण दिनाजपुर में 93.12%, कूच बिहार में 92.07%, बीरभूम में 91.55%, मुर्शिदाबाद में 91.36%, जलपाईगुड़ी में 91.20%, यानी कई जिलों में 90% से ज़्यादा मतदान हुआ। तमिलनाडु में भी कई जिलों में मजबूत टर्नआउट देखा गया, जैसे करूर में 89.32%, सालेम में 88.02%, ईरोड में 87.59% और धर्मापुरी में 87.28%। वहीं चेन्नई जैसे अर्बन एरिया में भी 81% से ज़्यादा वोटिंग दर्ज हुई। बाई इलेक्शंस की बात करें तो गुजरात के उमरेठ में 54.43%, महाराष्ट्र के राहुरी में 50.68%, बारामती में 52.44% टर्नआउट रहा। सुबह से ही वोटिंग ट्रेंड तेज रहा, यानी पोलिंग आवर्स के अंत तक दोनों राज्यों में रिकॉर्ड वोटर पार्टिसिपेशन देखने को मिला। पश्चिम बंगाल से एक अहम और आध्यात्मिक जुड़ी खबर सामने आई है। नरेंद्र मोदी ने बेलूर मठ का दौरा किया, जो रामकृष्ण मठ और मिशन का मुख्यालय है। बेलूर मठ को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं और सेवा भावना को आगे बढ़ाया जाता है। प्रधानमंत्री का यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक विजिट नहीं था, बल्कि यह देश की आध्यात्मिक परंपरा और विचारधारा से जुड़ने का भी एक अहम संकेत है। ऐसे स्थानों पर जाना यह दिखाता है कि अध्यात्म और सेवा की सोच आज भी देश के नेतृत्व और समाज दोनों में मजबूती से बनी हुई है। दुनिया के लिए एक बड़ी और चिंताजनक चेतावनी सामने आई है, जो आने वाले समय में हालात और मुश्किल कर सकती है। अलेक्जेंडर डी क्रू ने कहा है कि ईरान युद्ध के असर से 3 करोड़ से ज़्यादा लोग फिर से गरीबी में जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह असर अब सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्यूल और फर्टिलाइजर सप्लाई में रुकावट इसका सबसे बड़ा कारण बन रही है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कार्गो शिप्स रुकने से फर्टिलाइजर की कमी बढ़ गई है, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ सकता है। इस वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी घट रही है और आने वाले महीनों में क्रॉप यील्ड कम होने का खतरा है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ ही समय में फूड इनसिक्योरिटी अपने पीक पर पहुंच सकती है और इसे रोकना आसान नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस क्राइसिस से एनर्जी शॉर्टेज और रिमिटेंस में गिरावट भी देखने को मिल रही है। वर्ल्ड बैंक, IMF और UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भी चेतावनी दी है कि फूड प्राइसेज बढ़ेंगे, जिससे गरीब और कमजोर लोगों पर और दबाव पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे संकट से ग्लोबल GDP का 0.5% से 0.8% तक नुकसान हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज यह युद्ध रुक भी जाए तो भी इसके असर लंबे समय तक बने रहेंगे। इसका असर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट पर भी पड़ रहा है, जहां पहले से संकट झेल रहे देशों जैसे सूडान और यूक्रेन में मदद की जरूरत बढ़ रही है, लेकिन रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कई जगहों पर लोगों को जरूरी मदद भी नहीं मिल पा रही है। यह पूरा संकट दिखाता है कि एक युद्ध का असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। मिडिल ईस्ट में हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं और इसका सीधा असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ सकता है। ईरान ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अभी रीओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि US और इजराइल पर सीज फायर तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। ईरान के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने कहा कि US का नबल ब्लॉकेड ईरान के पोर्ट्स पर ग्लोबल इकोनॉमी को होस्टेज बनाने जैसा है। साथ ही उन्होंने इजराइल पर टेंशन बढ़ाने का आरोप लगाया। मसूद पेजेस्कियन ने कहा कि ईरान अभी भी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। उन्होंने साफ कहा कि सीज फायर ब्रीच, ब्लॉकेड और लगातार थ्रेट्स किसी भी जेन्युइन नेगोशिएशन में सबसे बड़ी रुकावट हैं। अब इसका असर समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम वर्ल्ड रूट्स में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और ज़रूरी सामान गुजरता है। अगर यह रूट बंद रहता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन
और ऑयल प्राइसेज पर सीधा असर पड़ेगा। यानी एक तरफ बातचीत की बात हो रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर हालात अभी भी टेंस बने हुए हैं और आने वाले दिनों में यह सिचुएशन और ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है। आज गोल्ड और सिल्वर के दाम में हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर 24 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव लगभग 15,355 रुपये प्रति ग्राम है। यानी 10 ग्राम सोना लगभग 1,53,550 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब चांदी की बात करें तो आज सिल्वर का रेट लगभग 260 रुपये प्रति ग्राम है। यानी 1 किलो चांदी लगभग 2,60,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़ करेंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।